अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यानी लहरों के इंतबाक इस चैप्टर का हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका उन्वान है ज़रबें, इंग्लिश में से बीट्स कहते हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि ज़रबें क्या है, यानी ज़रबों से या बीट से क्या मुराद है। तो आइए समझते हैं पहले कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, इसमें हम आवाज़ के दो अलग अलग मंबे लेंगे। मान लो कि ये पहला मंबा है जो आवाज़ की लहरों को पैदा करेगा, और ये दूसरा मंबा है, ये भी आवाज़ की लहरों को पैदा करेगा। ऐसा सपोज कीजिए कि इस दोनों से पैदा होने वाली जो आवाज़ की लहरें हैं, दोनों का हैता एक जैसा है। मतलब इसका भी हैता ए है और इसका भी हैता ए है, लेकिन दोनों आवाज़ों में तवातीर का हल्का सा फ़र्क है। सपोज़ करो कि इसकी जो तवातीर है वो N1 है और इस आवाज़ की जो तवातीर है वो N2 है, और N1 और N2 इक्वल नहीं है बल्कि दोनों में मामूली सा फ़र्क है। अब जब ये दोनों आवाज़ के मंबे आवाज़ की लहरों को एक ही वास्ते में, एक ही लाइन पर और एक ही डायरेक्शन में जब ये आगे बढ़ेंगे, तो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते बढ़ते इनमें आपस में इंतबाक का अमल होगा, यानी ये आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये लोग आपस में मिक्स होंगे, यानी इस तरह की जब लहरें आपस में मिक्स होती हैं, तो एक नए टाइप की जो लहर तैयार होती है, वो लहर ऐसी होती है जिसके अंदर एक मर्तबा आवाज़ की हिद्दत तेज़ हो जाती है और एक मर्तबा आवाज़ की हिद्दत कमज़ोर हो जाती है, फिर हिद्दत बढ़ती है, फिर हिद्दत कम हो जाती है, और इस तरह से बार बार आवाज़ की हिद्दत का बढ़ना और आवाज़ की हिद्दत का कम होना ये चलता रहता है। ये जो अजीब व गरीब सा ये जो मामला हुआ जिसके अंदर आवाज़ की हिद्दत एक बार बढ़ रही है और एक बार कम हो रही है, इस मजहर को, ये जो फिनामिनान हुआ, इसको बोलते हैं ज़रबें या ज़रबों का तैयार होना, यानी बीट फॉर्मेशन। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो ज़रबों के साथ जुड़ी हुई है, हम उनके बारे में बात करेंगे। आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जब ज़रबें तैयार होती है तो आवाज़ की जो हिद्दत है यानी इंटेंसिटी, तो एक मर्तबा इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो हम उस आवाज़ को वैक्सिंग कहते हैं। ओके, यानी ज़रबों के अमल के दौरान जो तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, ऐसी आवाज़ जिसकी हिद्दत ज़्यादा होती है, उसे वैक्सिंग कहा जाता है। और जब ये इंटेंसिटी डाउन हो जाती है उसे हम वैनिंग कहते हैं। तो ये दो टर्म्स आप याद रखिए, यानी एक ज़रब के दौरान पैदा होने वाली तेज़ आवाज़ को वैक्सिंग कहा जाता और पैदा होने वाली हल्की आवाज़ को वैनिंग कहा जाता है। और वैक्सिंग और वैनिंग, इन दोनों को मिक्स करके जो महासिल आवाज़ है उसे ज़रब कहते हैं। इसका मतलब यह होगा कि एक ज़रब जो है, एक बीट जो है, वो हमेशा एक वैक्सिंग और एक वैनिंग पर मुश्तमिल होती है। ओके, क्लियर? आप बिल्कुल इसका जो बेसिक आइडिया है जो है वो अपने जहन में बराबर बिठा के रखिए कि एक ज़रब जो है उसका मतलब हमेशा क्या होगा, एक वैक्सिंग और एक वैनिंग। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए कि मैं इसी चीज़ को समझाने के लिए थोड़ा सा एक इमेजिनरी एक नंबर लाइन को यूज़ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करो कि यहाँ पर हमारे सोर्स ऑफ साउंड है और यहाँ पर ये इस लाइन के ऊपर आवाज़ की वो महासिल लहर आगे बढ़ रही है। सपोज़ करो कि यहाँ पर वैक्सिंग नंबर 1 तैयार हुआ और यहाँ पर वैनिंग नंबर 1 तैयार हुआ। फिर जाहिर है यहाँ पर वैक्सिंग नंबर 2 तैयार होगा, यहाँ पर वैनिंग नंबर 2 तैयार होगा, फिर यहाँ पर वैक्सिंग नंबर 3 तैयार होगा, यहाँ पर वैनिंग नंबर 3 तैयार होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ओके, आप याद रखिए कि ये वाला जो पोर्शन है, मतलब एक वैक्सिंग और एक वैनिंग, ये मिलाकर ये हमारी पहली बीट तैयार हो गई है। उसी तरीके से अगर आप ये वाले पोर्शन पे गौर करेंगे तो ये यहाँ पर सेकंड बीट तैयार हुई,
इसके बाद आप अगर ये वाले पोर्शन पे देखेंगे तो ये हमारी थर्ड बीट तैयार हो गई। इसका मतलब ये होगा कि ज़र्ब जो है, बीट जो है, वो एक वैक्सिंग और एक वैनिंग से मिलकर बनी हुई होती है। और इस लाइन के ऊपर जो चीज़ मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ वो है टाइम, मतलब वक्त। ठीक है, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा तो ये वैक्सिंग और वैनिंग इस तरह से बनते चले जाएंगे। तो सबसे पहले वैक्सिंग तैयार होगा, फिर वैनिंग आएगा, फिर वैक्सिंग, फिर वैनिंग, और इस तरह से चलता रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हम एक टेक्निकल चीज़ ये देखते हैं कि मान लो एक ज़र्ब को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा। अब एक ज़र्ब यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो ये इतना, ये जो टाइम लगेगा इससे हम कहेंगे वक्त दौरान, यानी ज़र्बों का वक्त दौरान। ओके, उसी तरीके से अगर आप चाहो तो ये वाला जो टाइम लगेगा ये भी वक्त दौरान होगा, क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिकल मामला है। तो इस तरह से एक चीज़ ये ध्यान में आती है कि एक ज़र्ब को तैयार करने के लिए जो वक्त दरकार होता है उसे वक्त दौरान कहते हैं, उसे टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ बीट। ओके, अब आपको पता है कि अगर हम टाइम पीरियड को उल्टा कर देते हैं, यानी उसका अगर हम माकूस लेना चाहें तो हमको एक नया नंबर मिलेगा। मान लो कि वो n है, तवातीर होती है वो, तो हम ये जो तवातीर हमको मिलेगी हम उसे ज़र्बों की तवातीर कहेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप याद रखिए, अगर उसकी तारीफ हमको बनाना है तो बहुत आसानी से हम ऐसा बना सकते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में जितनी ज़रबें पैदा होंगी, एक सेकंड में जितनी ज़रबें पैदा होती है, ज़रबों की वो तादाद को ज़रबों की तवातीर या बीट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यहाँ पर आप याद रखिए कि बीट फ्रीक्वेंसी को वैसे तो आप चाहो तो n से भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन जनरली उसे स्मॉल लेटर में p से डिनोट करते हैं। ओके, और यहाँ एक और छोटा सा एक मामूली सा एक पॉइंट आप याद रखिए, जब वर्ड तवातीर ये लफ्ज़ जब आता है तो हमारे जहन में आता है कि उसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज़ होना चाहिए। तवातीर की यूनिट हमेशा हर्ट्ज़ होती है, लेकिन जब हम ज़रबों की तवातीर की बात करते हैं तो ज़रबों की तवातीर जो है उसकी यूनिट हर्ट्ज़ नहीं होती, बल्कि उसकी एसआई यूनिट होती है बीट्स पर सेकंड। ओके, ये थोड़ा सा एक फ़र्क आप ध्यान में रखिए जो बहुत भारी पड़ सकता है अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपने इसमें गलती कर दी है। तो मतलब अगर किसी ने गलती से ज़रबों की तवातीर को हर्ट्ज़ में डिनोट कर दिया, ज़रबों की तवातीर को अगर कोई हर्ट्ज़ में जाहिर कर देता है तो वो गलत हो जाएगा। ज़रबों की तवातीर हमेशा बीट्स पर सेकंड में जाहिर की जाएगी, यानी उसकी जो यूनिट है वो बीट्स पर सेकंड होती है। ओके, मुझे यकीन है कि आपको ये सारी बातें अभी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि ज़रबों का ये जो फॉर्मेशन है, यानी फॉर्मेशन ऑफ बीट्स जो है, इसको हम एनालिटिकल मेथड मतलब तज्ज़ियाती तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं। आप याद रखिए, तज्ज़ियाती तरीका या मैथमेटिकल जो मेथड होता है, उर्दू में हम उसे तज्ज़ियाती या तहलीली तरीका कहते हैं। ये एक मैथमेटिकल तरीका होता है जिसके अंदर हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज़ करके फिज़िकल फिनोमिनान को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आइए फ़र्ज़ करते हैं कि आवाज़ की जो पहली लहर है तो उसकी मसावत या उसका जो हटाव है, हटाव की मसावत मान लो कि वो है x1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n1t। ओके, तो अब आप देखिए, मैंने ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल अंदाज में लिखने की कोशिश किया हूँ। एक्चुअली हम यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि जो पहली जो आवाज़ है तो उसका हैता a है और उसकी तवातीर n1 है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, अब हम आवाज़ की दूसरी लहर अगर लेना चाहें तो वो आ जाएगा x2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n2 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अगर आप में से कोई x की जगह पर y लेना चाहे तो भी ले सकता है, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के पर ये डिपेंड करेगा कि आप मसावातों को जो है वो x महवर में बता रहे हो उनका हटाओ, या आप उनको y महवर में बता रहे हो। ओके, इसलिए दोनों भी चलेगा। चलो ओके, अब मान लो कि ये दोनों आवाज़ें जो है वो आपस में सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो जब ये इनके दरमियान इंतबाक का अमल होगा तो ये कुछ इस तरह से मामला आ जाएगा। इंतबाक के उसूल के मुताबिक जो नया हटाव होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2। इसमें ये दोनों कीमतें ला के रख देते हैं, यानी इक्वेशन 1 और 2 दोनों को यूज़ करो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। x इज इक्वल टू x1 की कीमत आएगी a साइन
2 पाई n1t प्लस a साइन 2 पाई n2t। ओके, अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आपको इस इक्वेशन में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि साइन कॉस टेन वगैरह जो होते हैं उनके अंदर के जो जाविये हैं, अगर वो जाविये इक्वल हों तो फिर उनको भी कॉमन निकाला जा सकता, और अगर जाविये मुख्तलिफ हों तो आप उनको कॉमन नहीं निकाल सकते। यहाँ पर इस साइन के अंदर वाला जो जाविया है वो ये वाला है 2 पाई n1t, और ये वाले साइन के अंदर जो जाविया है वो ये है 2 पाई n2t। और हमने शुरू में बात किया था कि दोनों की तवातीर अलग अलग है, मामूली सा फर्क है उनमें, लेकिन दोनों तवातीर अलग अलग है। इसका मतलब ये अलग क्वांटिटी है और ये अलग क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम इनको कॉमन नहीं निकाल सकते। ओके, तो जाहिर है अब कॉमन के तौर पर सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको हम निकाल सकते हैं और वो है a, यानी है था। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a को कॉमन निकाल दिए, ये आ जाएगा साइन 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t। ओके, यानी दोनों में से a कॉमन चला गया और ये हमारे पास इक्वेशन बाकी बची। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये सब समझ में आ गया होगा। अब हमको क्योंकि ये मैथमेटिकल तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, तो अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलों को यूज़ करना चाहेंगे। आप देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है हम इसको फ़र्ज़ करते हैं कि ये c है, 2 पाई n1t को c फ़र्ज़ कर लो, और ये जो 2 पाई n2t है इसको d फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन c प्लस साइन d। ओके, और अभी हमने कुछ दिन पहले ही जब हम नोड्स और एंटी नोड्स वगैरह मतलब साकिन लहर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, उस वक्त भी हमने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। मुझे यकीन है कि आपको याद होगा, लेकिन इनकेस अगर आप वो फॉर्मूला आपको याद नहीं है और आप अगर भूल गए हैं तो मैं एक बार फिर से यहाँ वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप भी उसको दोबारा से नोट डाउन कीजिए और उसको याद कीजिए, क्योंकि अगर आपको वो फॉर्मूला याद होगा तो ही आप इस टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हो। आप लोग देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पर आप पहले कॉस वाली टर्म ले सकते हो या साइन भी ले सकते हैं, 2 टाइम्स कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। ओके, आप याद रखिए साइन सी प्लस साइन डी अगर है तो जो उधर वाला जो उसका जो फॉर्मूला जो आइडेंटिटी जो हमको मिलती है उसमें कॉस के अंदर माइनस आएगा और साइन के अंदर प्लस आएगा। ओके, इसको आप बराबर बारीकी से याद रखिए। अब आप देखिए साइन सी प्लस साइन डी अगर ये है तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ये फॉर्मूले को हम इसमें पुट करके सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से होना है, x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट साइन सी प्लस साइन डी की जगह पर ये फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस। अब आप देखिए साइन c जो है हम लोगों ने वो फर्ज किया था 2 पाई n1 की जगह पर। ओके, तो c की वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पे 2 पाई n1t माइनस d की वैल्यू रख देते हैं तो वो आ जाएगा 2 पाई n2t और जाहिर है अपॉन में आ जाएगा 2। ओके, इनटू इसके बाद आएगा साइन इन ब्रैकेट c प्लस डी बाई 2 है, तो अब हम यहाँ पर c और d की वैल्यूज लेकर आ जाते हैं। जाहिर है c की वैल्यू क्या है 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमारा ये करली ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। चलो, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप बराबर इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। हर स्टेप को बराबर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये मैथमेटिकल तरीके हैं और मामूली सी भी अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी और आपका आर्टिकल जो है वो गलत हो जाएगा। और ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ हर चीज़ को आप देखते रहिए और करते जाइए। अब आप देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू कॉस इंटू साइन है, मतलब अब ये करली ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रहा। तो x इज इक्वल टू ये a यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a, यहाँ पर बचेगा cos। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, 2 पाई t कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 पाई t कॉमन निकालें तो ये क्या आ जाएगा n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, इनटू
मतलब ये कॉस वाली टर्म यहाँ पर हो गई, मैंने 2πt कॉमन निकाल के ऐसे लिख दिया। ज़रब साइन, हम साइन में भी वैसे ही कर सकते हैं, 2πt कॉमन निकाल लो। अगर 2πt कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। देखिए अब बराबर, ऊपर से 2πt कॉमन निकाला गया तो n1 बचा एक जगह से n2 बचा है, तो n1 प्लस n2। ठीक है, अब यहाँ हम एक चीज़ पे गौर करेंगे कि साइन का ये जो ज़रीब है, आप इसको गौर से देखो। साइन का ये जो ज़रीब है इसको हम हैता के तौर पे ले सकते हैं, और क्यों ले सकते हैं तो मैं उसका रीज़न आपको बता देता हूँ। शुरू में हमने जब ऑसिलेशन के चैप्टर के अंदर हटाव की मसावत देखे थे, सादा मौसी की हरकत की, तो वो था x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ पर हम लोगों ने फाई लिया था, तो ओमेगा टी प्लस फाई साइन के अंदर था। ये वाली जो चीज़ है इसको हमने हैयत लिया था, और साइन का जो ज़रीब है ये जो चीज़ है तो ये हमेशा हैता होता है। तो ये आप अपने जहन में बिठा के रखिए कि साइन का जो ज़रीब होगा उसको आप हैता के तौर पे ले सकते हो। यहाँ पर ये साइन है तो साइन का ज़रीब ये पूरा नंबर है, इसलिए हम इसको हैता ले सकते हैं। तो चलिए इसको फ़र्ज़ करते हैं कि ये हैता है, यानी मासिल हैता है, मैं इसको आर ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो इसको मैंने आर ले लिया तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये पूरा नंबर गायब हो गया और इसकी जगह पर आ गया आर, इसके बाद यहाँ पर आ गया साइन इन ब्रैकेट, ये है 2πt और ब्रैकेट में वो नंबर है तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख देता हूँ, 2πt इन ब्रैकेट n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। मैंने वो 2 को वहाँ लिख दिया हूँ उसके साथ में। ठीक है, अब आप देखिए कि n1 जो है वो आवाज़ की पहली तवातीर है और n2 जो है वो आवाज़ की दूसरी तवातीर है। इसका मतलब ये हुआ कि n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 ये उन दोनों तवातीर का औसत है, ये उसका एवरेज है। तो अगर मैं इनको हटाकर इनकी जगह पर n फर्ज कर लूँ, ओके, हम n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 की जगह पर n अगर फर्ज कर लेते हैं तो ये इक्वेशन और भी ज़्यादा सिंपल बन जाएगी। आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा x इज इक्वल टू आर साइन इन ब्रैकेट, ये पूरा नंबर n बन जाएगा और उसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मतलब मैं उसको लिख सकता हूँ 2πn(t). आप देखिए n का मतलब है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन जो आपके सामने मिली ये है महासिल आवाज़ की लहर। ओके, यानी जो महासिल जो लहर हमारे पास जो तैयार हुई, महासिल आवाज़ जो तैयार हुई उसकी ये मसावत है, और ये मसावत देखने में बिल्कुल वैसी है जैसी साकिन लहर की मसावत थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आवाज़ की दो लहरों को आपस में मिक्स करेंगे तो भी एक साकिन लहर बनेगी, तूली साकिन लहर, और उसकी मसावत कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर ये जो n है ये उस तैयार होने वाली जो नई आवाज़ है उसकी तवातीर है, और ये तवातीर दोनों आवाज़ों की तवातीर का औसत है। ओके, वो उसका एवरेज के बराबर है। ठीक है, मुझे यकीन है यहाँ तक आपको ये ध्यान में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि ज़रबें जो हमारे पास पैदा हुई थी तो उनमें एक मरतबा आवाज़ की हिद्दत बड़ी थी और एक बार आवाज़ की हिद्दत कम हो गई थी। जब आवाज़ बड़ी थी हमने उसे वैक्सिंग कहा था, जब आवाज़ की हिद्दत कम हो गई थी हमने उसे वैनिंग कहा था। और क्योंकि हमें पता है कि हिद्दत का ताल्लुक हैता से होता है, ओके, आप याद रखिए कि हिद्दत का ताल्लुक जो है वो कैसे, हैता से, तो इसलिए यहाँ पर ये जो आर है, ये जो हैता है, ये हमारे लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम वैक्सिंग और वैनिंग को प्रूफ करने के लिए इस आर का सहारा लेने वाले हैं, मतलब हम आर को इस्तेमाल करेंगे। तो आइए मैं यहाँ पर ऊपर पहले आर का फॉर्मूला जो है वो लिख देता हूँ और फिर उस पर से हम इस आर्टिकल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फ़र्ज़ करो कि आर की जो कीमत है वो है 2a cos इन ब्रैकेट 2πt n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास आर का फॉर्मूला आ गया। अब मैं यहाँ पर दो अलग अलग केस बनाता हूँ। पहला जो केस है वो रहेगा वैक्सिंग का और दूसरा जो केस रहेगा वो वैनिंग का रहेगा, और हम ये देखेंगे कि क्या वैक्सिंग और वैनिंग को दरकार जो वक्त है वो बिल्कुल एक जैसा वक्त लगता है या कुछ अलग लगता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केस 1। ओके, तो अब आइए हम शुरू करते हैं पहला केस वैक्सिंग। सवाल ये होगा कि वैक्सिंग के लिए आर की वैल्यू हम क्या लेंगे।
तो आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मान लो इस लाइन के ऊपर वो महासिल आवाज़ पैदा हो रही है, तो वो महासिल आवाज़ की जो साकिन लहर जो हम बना सकते हैं, वो लहर कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। यानी वो साकिन लहर बनेगी, लेकिन वो साकिन लहर इस तरह से होगी, इस अंदाज में, ठीक है। अब इसमें जो आवाज़ की वो जो दो लहरें जो है, तो उनका वाइब्रेशन कुछ इस तरह से होता है, इस अंदाज में, यानी ये वाइब्रेशन इस तरह से रहेगा। अब आप गौर कीजिए कि इस डायग्राम को देखकर ही समझ में आता है कि यहाँ पर इस जगह पर आवाज़ ज़ीरो है, यहाँ आवाज़ एकदम मैक्सिमम है, फिर आवाज़ ज़ीरो हो गई है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा वैनिंग है, और ये वाला जो पार्ट है ये वैक्सिंग है। फिर ये वैनिंग है, फिर ये इसके बाद जो है ये वाला जो पार्ट है, फिर ये यहाँ पर वैनिंग आ जाएगा। तो इस तरीके वैक्सिंग आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से वैक्सिंग और वैनिंग आते जाएंगे। अगर पहला पार्ट हम वैक्सिंग ले रहे हैं, तो वैक्सिंग का मतलब ये वाला पार्ट होगा। इसमें आवाज़ का ये हैता ए है, और ये वाली लहर का हैता भी ए है, तो ए प्लस ए इट विल बी 2a, मतलब आर की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पर 2a। जब हम वैनिंग की बात करेंगे तो आर की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका हैता है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से आर की वैल्यू हमको 2 टाइम्स ए लेना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। ये वैल्यू जो है आर की, इसको उठाकर हम ऊपर के इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2a cos, ये 2 से 2 आप कट करके लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई टी n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2a। ओके, यहाँ पे मैंने ये 2 से ये 2 कट कर दिया हूँ, ठीक है। अब आप 2a को शिफ्ट कर दो उधर, तो ये 2a उधर अपॉन में चले जाएगा, मतलब ये हो जाएगा cos पाई टी n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2a अपॉन 2a इज 1। तो cos दिस एंगल इक्वल टू 1, ये आ गया है। अब आप अपने जहन पे जोर डालिए कि वो कौन सा जाविया है जिसके लिए cos की कीमत 1 होती है। तो सबसे आसान जो जाविया है वो है 0। cos 0 हमेशा 1 होता है। ओके, आप याद रखो कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसलिए ये एंगल 0 होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पाई टी n1 माइनस n2 इक्वल टू 0। लेकिन सिर्फ 0 एक अकेला जाविया नहीं है जिसके लिए cos की कीमत 1 होगी, बल्कि 0 के बाद अगला जो साइक्लिक फंक्शन होने की वजह से कोसाइन जो है वो साइक्लिक फंक्शन है। इसलिए क्या होगा कि 0 के बाद अगला नंबर पाई आएगा, जिसकी वैल्यू cos पाई की वैल्यू -1 होती है। यहाँ पर मुतलक वैल्यू ने एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले रहे हैं, तो 1 + 1 और -1 दोनों भी चलता है। तो 0 के लिए भी cos 1 हो गया, cos पाई के लिए भी वैल्यू 1 आ गई, मतलब -1 आ गई, उसके बाद 2 पाई, उसके बाद 3 पाई वगैरह वगैरह। तो इतने सारे वैल्यूज़ हमको मिलेंगी जिसके लिए cos की कीमत 1 होती है। अब आप देखिए कि ये जो नंबर है ये पहला वैक्सिंग है, ये दूसरा वैक्सिंग, ये तीसरा वैक्सिंग, चौथा वैक्सिंग, और ऐसे ढेर सारे वैक्सिंग आते जाएंगे। अब इसमें से अगर हमको पहला वैक्सिंग लेना है तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं, पाई t1 n1 माइनस n2 इक्वल टू पहली कीमत, जाहिर है वो 0 है, तो उसको हमने 0 ले लिया। अब आप यहाँ पर पाई और n1 माइनस n2 को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये आपको कुछ मिलेगा t1 इज इक्वल टू, जाहिर है 0 के अपॉन में जब ये लोग जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो हमारा पहला रिजल्ट आ गया। यानी हमको क्या मिला यहाँ पर कि पहला वैक्सिंग 0 होगा, 0 वक्त पर मिलेगा, मतलब शुरू में। 0 वक्त का मतलब होता है इब्तिदाई हालत। तो जैसी जर में तैयार होती है तो सबसे पहले वैक्सिंग मिलेगा, यानी पहला वैक्सिंग आपको स्टार्ट में मिलने वाला है। ये चीज को मैं यहाँ नोट डाउन करके रख देता हूँ, t1 इक्वल टू 0। ओके, चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अगर हमको दूसरा वैक्सिंग लेना है तो हम यहाँ पर इसको ऐसा करेंगे, पाई t1 की जगह यानी t2 कर देंगे। अब इसको n1 माइनस n2, मैंने पहले t1 लिया था t को पहले वैक्सिंग के लिए, तो अब दूसरे के लिए t2 ले लेंगे, इज इक्वल टू दूसरी कीमत मतलब पाई। अब इसको अगर सॉल्व करें तो जाहिर है ये पाई से पाई कट जाएगा, आप इस नंबर को उधर शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगा t2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2। देखिए आप बराबर, तो ये वक्त हमको मिल गया सेकंड वैक्सिंग का। तो हमने पहला वैक्सिंग देखा वो 0 पर आया था, दूसरा वैक्सिंग आया वो ये वक्त पर आया 1 अपॉन n1 माइनस n2 पर, ठीक है। चलो इस पर से क्या अंदाजा लगता है, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको और हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस पर से हमारे मतलब हमारा जो मेन टॉपिक है, हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स मालूम करना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे वो देखो। अब मान लो कि दोनों जो वैक्सिंग है उनके बीच का गैप अगर हमको निकालना है तो वो हमारा टाइम पीरियड होगा।
यानी वक्त दौरान जो है वो क्या होगा कि दो ज़रबों के दरमियान वक्फा, तो जाहिर सी बात उसकी कीमत हो जाएगी T2 माइनस T1। तो अब इसमें T1 और T2 की वैल्यूज ला के रख देते हैं। ये आ जाएगा T इज इक्वल टू T2 की वैल्यू अभी हमने देखा था वो थी 1/n1 माइनस n2 माइनस T1 की वैल्यू 0 थी। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, T इज इक्वल टू 1/n1 माइनस n2। आप याद रखिए ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको मिला कि वैक्सिंग के लिए, मतलब दो लगातार वैक्सिंग के लिए जो वक्त दौरान है उसकी कीमत होती है 1/n1 माइनस n2। ठीक है, अब इसको मतलब वक्त दौरान के फॉर्मूले पर से आप ज़रबों की तवातीर पर जा सकते हो। आपको सबको पता है कि वक्त दौरान का जो माकूस है वो तवातीर होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1/t लेता हूँ तो ये तवातीर होगी और ज़रबों की तवातीर यानी p। तो इसका मतलब अगर मुझे p का फॉर्मूला लेना है तो मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/n1 माइनस n2 अपॉन, यानी 1/1 अपॉन ऐसा। तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा n1 माइनस n2। यानी हमको ज़रबों की तवातीर के लिए फॉर्मूला मिला n1 माइनस n2, लेकिन वैक्सिंग के लिए। ओके, ये फॉर्मूला जो है ये सिर्फ वैक्सिंग के लिए हमको मिला है। आइए अब हम देखते हैं केस नंबर 2। ओके, अब हमारा केस सेकंड हम शुरू करते हैं, वो है वैनिंग। जैसा कि आप जानते हैं वैनिंग का मतलब होता है एक ज़रब के दौरान पैदा होने वाली हल्की आवाज़ को वैनिंग कहा जाता है। मतलब एक ज़रब में जो कम हिद्दत वाली आवाज़ होगी उसे हम वैनिंग कहेंगे। अब जाहिर है वैनिंग के लिए आर की जो कीमत है वो होगी 0, क्योंकि वहाँ पर a माइनस ए आ जाएगा तो इट विल बी 0। ओके, अब ये कीमत मैं यहाँ रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a cos, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो जो चीज़ बची पाई t n1 माइनस n2 इक्वल टू 0। ओके, अब हम ये 2 पाई को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा cos पाई t n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 2a आएगा, तो 0 के अपॉन में 2a मतलब 0। ओके, तो हमारे पास cos दिस एंगल इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अब आप अपने दिमाग पे जोर डालिए कि वो कौन सा जाविया है जिसके लिए cos की कीमत 0 होती है। तो सबसे आसान cos 90 जो है वो 0 होता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो जाविया है तो ये 90 होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको 90 ले सकता हूँ। तो ये आ जाएगा पाई t n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री को अगर रेडियन में लिखा जाए तो वो आएगा पाई बाय 2। ओके, तो cos पाई बाय 2 जो है वो हमेशा 0 होता है। अब आप याद रखिए कि cos जो है और साइन भी वो साइक्लिक फंक्शन है और वो अपने आप को रिपीट करते हैं। प्लस पाई के बाद उनकी वैल्यू जो है रिपीट होते चले जाती है। इसका मतलब अगर पहले पाई बाय 2 आया तो इसके बाद यही वैल्यू रिपीट हो जाएगी पाई बाय 2 प्लस पाई पर। तो पाई बाय 2 प्लस पाई, आप लोग और करो, पाई बाय 2 प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। फिर 3 पाई बाय 2 रिपीट हो 3 पाई बाय 2 में प्लस पाई कर दिए तो वो हो जाएगा 5 पाई बाय 2 वगैरह वगैरह। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको वैनिंग मिलते जाएंगे। और यहाँ पर ये पहला नंबर जो है पहली वैनिंग है, ये दूसरा नंबर दूसरी वैनिंग, ये तीसरा वैनिंग, और एंड सो ऑन। चलो शुरू करते हैं पहला वैनिंग के वास्ते। पहला वैनिंग अगर लेना है तो आएगा पाई t1 n1 माइनस n2 इज इक्वल टू पहली कीमत यानी पाई बाय 2। ओके, अब आप इसमें t1 की कीमत निकाल लो तो t1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा पाई बाय 2, और ये वाले जो नंबर है पाई और n1 माइनस n2 ये नीचे जाएंगे, मतलब पाई n1 माइनस n2। ठीक है, और अब आप जैसा देख रहे हो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, और अगर ये दोनों कट जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा t1 इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स n1 माइनस n2। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको मिला। इससे एक चीज़ ये ध्यान में आ रही है कि जो पहला वैनिंग है वो हमेशा इस वक्त पर तैयार होगा। ओके, तो मुझे यकीन है कि आपको ये पहला केस सेकंड जो है उसका इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ाते हैं इसी आर्टिकल को। अब आप देखिए, अगर हमको दूसरा वैनिंग लेना है तो मैं यहाँ पर ये 1 की जगह पे 2 ले लेता हूँ, और अगर यहाँ 2 लेते हैं तो फिर यहाँ पर मुझे सेकंड वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा 3 पाई बाय 2। और जब मैं यहाँ पर
इसको सॉल्व करता हूँ, मतलब ये पाई और n1 माइनस n2 को उधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3π/2 और ये पाई n1 माइनस n2। जाहिर है ये पाई से पाई कट जाएगा और इस तरह से मुझे जो कीमत मिलेगी वो आएगी t2 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स n1 माइनस n2। देखिए आप बराबर, आपको समझ में आया क्या? एकदम आसान है। पहले हमने जनरल फॉर्मूला बना लिए, बाद में ये वाली वैल्यू पहले वैनिंग के लिए लिए तो ये वक्त मिल गया, बाद में हमने दूसरी वैल्यू लिए ये इसको यूज़ करके सेकंड वैनिंग, तो उसके लिए वक्त इतना मिला। ओके, तो इस तरह से हमने दो अलग अलग वैनिंग का दरकार वक्त जो है वो मालूम कर लिए। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों वैनिंग के दरमियान कितना वक्त लगेगा, मतलब इन दोनों के दरमियान का फ़र्क क्या होगा। तो चलो, जाहिर सी बात है कि जो दोनों वैनिंग के दरमियान जो वक्फा लगेगा तो वो हमारा वक्त दौरान होगा, मतलब ज़रबों का जो वक्त दौरान होगा वो होगा t2 माइनस t1। तो इसमें आप t1 और t2 की वैल्यूज़ ला के रख दो, यह आ जाएगा t इज इक्वल टू t2 की वैल्यू हमारे पास है 3/2 n1 माइनस n2 माइनस t1 की वैल्यू है 1/2 टाइम्स n1 माइनस n2। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर सॉल्व करने की कोशिश करो। आप देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये नंबर है, इधर भी डिनोमिनेटर में वही नंबर है, सेम है, इसलिए ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट फ़र्क कर सकते हो। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n1 माइनस n2। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऊपर वालों को न्यूमरेटर को डायरेक्ट वज़ा कर देंगे, तो 3 माइनस 1 2 आ गया। अब ये 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/n1 माइनस n2। मतलब हमको वक्त दौरान का, ज़रबों के वक्त दौरान का ये फार्मूला मिला। आप लोग गौर करो कि ये वही वाला फार्मूला है जो हमको पहले वैक्सिंग के वास्ते मिला था, बराबर है। तो यानी वैक्सिंग का वक्त दौरान और वैनिंग का वक्त दौरान सेम होता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। अब हम एक काम करते हैं, ये जो t है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये सीधा हो जाएगा। ओके, तो 1/t, आपको पता है कि 1/t हमेशा p होता है, यानी ज़रबों की तवातीर होती है, इसलिए 1/t की जगह पर p ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू, ये चीज़ रेसिप्रोकल में आ जाएगी n1 माइनस n2। तो आप लोग देखो कि ज़रबों की तवातीर आ गई वैनिंग के वास्ते, लेकिन यही वाली तवातीर वैक्सिंग के लिए भी मिली थी। इसका मतलब ये होता है कि वैक्सिंग हो या वैनिंग हो, ज़रबों की तवातीर एक जैसी होती है और उसकी कीमत होती है n1 माइनस n2 के बराबर। ओके, यहाँ पर हमारा ये एनालिटिकल मेथड का ये जो सवाल है ये कंप्लीट हो गया है। आप इसको हर स्टेप को बराबर नोट डाउन करो, यानी वीडियो को बार बार आप पॉज करो और पॉज कर करके हर स्टेप को नोट डाउन करो। किसी भी तरह की कोई मामूली सी भी अगर इसमें गलती हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगा और वो आपका जवाब गलत हो जाएगा। ओके, मुझे यकीन है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप स्टडी जारी रखिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।